साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंचायत 24 न्यूज में। साथियों, हमारी स्पेशल एपिसोड गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के चुनाव की कड़ी में आज हम आपके साथ हैं दूसरे एपिसोड में। और आज इस मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के लिए अध्यक्ष पद के दावेदार मनोज भाटी। साथियों, जैसा मैं पहले कहता रहा हूं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर लोकसभा और विधानसभा के बाद यदि सबसे अधिक किसी चुनाव की चर्चा है, लोगों की रुचि जिसमें सबसे ज्यादा होती है, जो एक आकर्षण का केंद्र है, वह है गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव। क्योंकि यह चुनाव एक ऐसे पेशे से जुड़ा है जिसको समाज एक इस विशेष दर्जा देता है, एलिट ग्रुप जिसको कह सकते हैं। यह चुनाव वकालत से जुड़ा है और इसमें सभी मतदाता वकील होंगे, तो ऐसे में लोगों के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र भी है। तो चलिए आज की चर्चा में हम बात करते हैं मनोज भाटी से। मनोज जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और जी, बार एसोसिएशन का चुनाव की तैयारी चल रही है, सभी दावेदार अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनमें एक आपका भी बड़ा नाम है। तो आज इस चर्चा में आपसे हम कुछ सवाल करेंगे। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि हम लोग जब बचपन में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान हम एक लक्ष्य रखते हैं कि हमें बनना क्या है, और हमारा यह सब विचार प्रभावित होता है हमारे परिवार, हमारे आसपास के माहौल से, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि से। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपकी पृष्ठभूमि क्या रही और जिस पृष्ठभूमि में यह विचार आगे बढ़ा हुआ। मेरी पृष्ठभूमि ये रही है कि मैं जो हमारे पिता स्टेट बैंक में कैशियर थे, हम दो भाई हैं। छोटा भाई मेरा दिल्ली पुलिस में है दरोगा। मैं एयरफोर्स में पढ़ते पढ़ते ही ज्वाइन कर लिया था, 11वीं क्लास में था। उसके बाद मैंने सारी पढ़ाई अपनी ग्रेजुएशन और इंटर जो है मैंने एयरफोर्स में रहते हुए की। उसके बाद मैंने लॉ किया। फिर जब मैं पेंशन की मेरी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई थी तो मैंने मन बनाया कि अब मैं वकालत का प्रोफेशन ज्वाइन करूँगा, क्योंकि हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि भाई हमारा जो सुपुत्र है कोई भी एक वकालत करे। तो हमने उनके सपनों को पूरा करते हुए मैंने वकालत का प्रोफेशन चुना। जबकि एयरफोर्स छोड़ने के बाद तुरंत मेरा जो गवर्नमेंट टीचर में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने फिर उसके बावजूद भी वकालत का ही प्रोफेशन चुना। और मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हैं, मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ कि 2 सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वकालत में। अच्छा अच्छा, आपके साथ तो एक विशेष चीज जुड़ी हुई है कि आप एयरफोर्स के आदमी हैं। मनोज जी, फोर्स का आदमी जब अपनी ड्यूटी को छोड़ता है, रिटायरमेंट लेता है या वीआरएस लेता है, जो भी है, उसके बाद वह उससे ही मिलता जुलता पेशा ढूंढता है। आपने वकालत को चुना। आपने बताया कि आपके पिताजी का एक सपना हुआ करता था कि कोई मेरा एक बेटा वकील बने। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों भाई सरकारी जॉब में गए, पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए आप वकालत में। तो एक मैं आपसे पूछना चाहूँ, सिर्फ और सिर्फ पिताजी का सपना पूरा करना आपका एक उद्देश्य था वकालत माना, या इसके पीछे आपका कोई और भी उद्देश्य रहा है? मूल उद्देश्य कुछ नहीं था। पहले पिताजी की इच्छा थी और मेरे मन भी था कि भाई ये चैलेंजिंग और समाज में इसका जो है थोड़ा नाम रहता है वकालत में आज रहते हुए, तो मुझे एक सम्मानित पेशा लगा, तो मैंने इसको चूज किया और इसी को मैंने ऑप्ट किया। मनोज जी, आपको काफी टाइम हो चुका है इस पेशे में, और इस दौरान आपने चुनाव भी लड़ा, आप बार के अध्यक्ष रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बार के अध्यक्ष रहते हुए या वकील रहते हुए आपका एक अनुभव क्या रहा है वकालत को लेकर के, एक अध्यक्ष के तौर पर, एक वकील के तौर पर। मैं सबसे पहले बार का चुनाव 2 बार लड़ा हूँ और दोनों बार ही भारी बहुमत से जीता हूँ। ये मेरा तीसरा चुनाव है जो मैं अब लड़ रहा हूँ। मेरा मानना दूसरा है। कुछ लोग तो देखो चुनाव में लंबी लंबी बातें और लंबे लंबे वादे सब लोग करते हैं। मेरा कहना यह है कि जो अधिवक्ता साथियों के काम कराएगा, उनके काम आएगा, उसको कोई ताकत नहीं है दुनिया में कि चुनाव हरा दे। मेरा कहना यह है कि जो भी अधिवक्ता, मैं तो अध्यक्ष रहा हूँ, सबसे ज्यादा लोग तो मुझसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि भाई आप तो रहे हो, अब कौन सी योजना रहेगी। सबको पता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे रात को 2 बजे भी कोई कभी भी कॉल करे, मैं ऐसे जैसे कॉल सेंटर होता है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहता हूँ और अपनी पूरी ताकत और हैसियत के साथ
अपने अधिवक्ता साथियों की मदद में तैयार रहता हूँ। और यही कारण है कि मैं आज तक 2 चुनाव लड़ा, दोनों भारी बहुमत से जीता। ये जो हमारा प्रोफेशन है चैलेंजिंग तो है ही, जी जी। इसमें किसी एक सम्मानित पेशा है समाज में। आज आप हमारा इंटरव्यू करने आए इसलिए आए हैं कि भाई एक ये सम्मानित पेशा है, इसमें जो हमारे लोग हैं वो सब सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं और समाज में उनका एक विशेष जगह है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि भाई जो भी इस लोग में प्रोफेशन में आते हैं, अच्छे आके अपना वकालत सीखते हैं, अपने वकालत के बाद अपने जो क्लाइंट रहते हैं उनकी मदद कराते हैं अपने नॉलेज से और अपना काम कराते हैं। तीसरी बात, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके पीछे कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण यही है कि अधिवक्ता साथी मुझे पसंद करते हैं। भाई ये राजशाही तो है नहीं कि भाई मेरे पिताजी बार के अध्यक्ष रहे हैं तो बेटे को बना दो। भाई डेमोक्रेसी है। मेरे सम्मानित अधिवक्ता साथी मुझे पसंद करते हैं और वो मुझे चुनते हैं और मैं अध्यक्ष बन जाता हूँ। चलिए, आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अधिवक्ता साथियों के लिए एक पसंद है, आप बता रहे हैं, तो आपका कोई एक प्लान है अधिवक्ता साथियों के लिए? आपकी कुछ प्राथमिकताएं हैं बार को लेकर के? जरा इसको हमें बताइए। मैं पूर्व में जब अध्यक्ष रहा, पिछला जो कार्यकाल है वो 6.5 महीने तो कोरोना काल में चला गया। जी जी। 5.5 महीने मुझे अवसर प्राप्त हुआ, वो 2-3 महीने पहले, 2 ढाई 3 महीने उसके बाद। तो पूरी तरह से जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। फिर मेरे मन में चैम्बरों की सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ, वो मेरे कार्यकाल में ही सारी जितनी भी तरह के मैं, बल्कि बाद में वो दूसरी जगह कुछ लोगों ने जो अगले वो आए उसमें शुरू कर दिया। मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता। जो पिछले सालों से जो लोग लेके आए हैं जो अपना प्रोजेक्ट, उसको ही मैं भी और उन्हीं की तरह उससे और बढ़िया तरीके से कोशिश करूंगा उसको आगे बढ़ाऊं और हमारे जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको चैम्बर मिल जाए। पूर्व में क्या था, वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से किसी ने हाईकोर्ट में शिकायत दी हमारे बीच के किसी व्यक्ति ने, तो उसमें क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने परमिशन के बिना बाहर को थमा दिया वो लेटर 2017 का कि भाई बिना परमिशन यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अब वो लेटर ना जाता तो हो सकता अब तक चैम्बर, बहुमंजिला चैम्बर खड़े होते इसका कोर्ट में। लेकिन कुछ भी है, जो हुआ वो ठीक है। आगे जो होगा पॉजिटिव, उससे जो काम को आगे बढ़ाएंगे और अपने साथियों को सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो चैम्बरहीन अधिवक्ता है उनको चैम्बर मिले। और जो भी साथी हैं, फिर दूसरी ये रहती है, ना तो कोई किसी को काम बांटता ना पैसे देता। सब साथियों की एक ही वो रहती है कि भाई जब मैं किसी को कहीं मुझे जरूरत पड़े अध्यक्ष की, या मेरे किसी रिश्तेदार को या मेरे किसी साथी को जरूरत पड़े, मेरा फोन उठा के मेरा काम करा दे। तो मैं इस चीज में एक व्यक्ति, आप कोर्ट में जाइए, जाते हैं आप किसी एक अधिवक्ता से पूछ लीजिए कि मैं पिछले लगातार 2 बार अध्यक्ष रहा कि किसी ने मुझे कॉल की हो, मैंने कॉल पिक ना किया, काम ना कराया। पूरी ताकत के साथ अपने साथियों के साथ खड़ा रहता हूँ, खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूंगा। एक अधिवक्ता के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? क्या आपका एक रहा है लोगों के लिए, जिनके लिए लोग आपको सपोर्ट करें, वोट दें? जितने भी ये हमारे यहाँ गलियां हैं, ये गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 14 तक प्राधिकरण से मिलके बहुत बड़ा टेंडर हुआ था जो मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से कराया था। उसमें जितने भी गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल का काम हुआ है, लेके गेट नंबर 2 से और बाहर रूम तक पीछे साइड में भी, पूरा का पूरा मेरे व्यक्तिगत प्रयास से हुआ। चौराहे पे पत्थर लगा हुआ मेरे संगठन संघर्ष समिति का। पूरे उसके बावजूद जो बार के साथ मिलकर पूर्व में 167 चैम्बरहीन अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलवाए थे। जितने भी चैम्बरों के साइज हैं वो भी बाहर से मिलके सब चैम्बरों के साइज को 8x8 से 9x11 का कराया था। जो रास्ते थे उनको भी उस तत्कालीन बार के साथ सहयोग उनके साथ करते हुए जो 8 फुट का रास्ता था उसको 11 फुट का कराया था। मेरे द्वारा जो कार्य कराए गए थे पूर्व में भी, और अपने कार्यकाल में रहते हुए जो बहुत शॉर्ट पीरियड का कार्यकाल था जो कोविड के कारण अस्त हो गया था, उसमें भी जो एमपीसीएल ने हमारे यहाँ पे कॉमर्शियल दर से बिजली के दर वकीलों से चार्ज करती थी, उसको मैंने डोमेस्टिक रेट पे कराया था। वो मैंने अपने ही कार्यकाल में कराया था। तो आप कोई भी चीज ले लीजिए, कुछ लोग गिनाते हैं ये काम प्राधिकरण किसी ने भी अपने घर से नहीं कराया, सबके अथक प्रयासों से प्राधिकरण से काम कराए थे। जितने भी कराए गए हैं मैंने भी कराए हैं। आप एक एक जगह जाके देख लीजिए।
गली नंबर 1 से लेके उस तक 14 तक वो मतलब आप चेक कर सकते हो खुद जाके और देख सकते हैं। तो मैंने जितनी मेरी हैसियत और औकात है अपने टाइम में डे 1 से जब से मैंने वकालत में कदम रखा है, मैं अपने अधिवक्ता साथियों के जो भी वेलफेयर के काम मेरे से बनते हैं तरह तरह हर स्तर पर जाके वो कराने का प्रयास किया लगातार। अच्छा, आपने बताया था कि जो चैम्बर की एक बात है वो प्रमुख समस्या है, डिमांड है यहाँ पर न्यू कमर्स जो अधिवक्ता आ रहे हैं, इससे अलग कुछ और ऐसी बातें कि भी यदि आपको तीसरी बार मौका मिलता है तो आप इन कामों को प्राथमिकता देंगे जो न्यू कमर्स वकीलों के लिए वेलफेयर की बातें हैं। सबसे पहली जो हमारी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है मेन, लंबी लंबी बातें तो बहुत की जा सकती हैं, सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे अधिवक्ता साथी को जब भी कभी कोई जरूरत पड़ती है उसका कम से कम कॉल पिक करके उसका जो भी काम है उसको अविलंब कराने का प्रयास किया जाए, जो जिसमें मैं पहले से ही बहुत ही मुझे इसका अनुभव है और मैं कराता हूँ। ये तो अधिवक्ताओं के निजी काम, एक जो बार में एक कलेक्टिव कॉमन काम है, सामूहिक काम जो अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए। देखो चैम्बर से अलग जो इतने हमारे यहाँ पे कार्य हैं, बढ़िया वकीलों के लिए अलग से लाइब्रेरी हो जो अच्छी अच्छी उसमें लेटेस्ट बुक्स होने चाहिए, केस लॉ होने चाहिए जो उसके लिए कराएं। उसके बाद एक हमारे इंश्योरेंस है, मेडिकल का इंश्योरेंस है वकीलों के लिए, उसका पूरा प्रयास वर्तमान बार ने भी किया है, लेकिन वो उसमें नहीं किसी टेक्निकल कारण से नहीं हो पाया था। तो आगे भी चल के जो भी मतलब अधिवक्ता हित का कोई भी कार्य है और मेरे प्रयास से हो सकता है तो उसका पूर्ण रूप से मतलब पूरी ताकत के साथ। लोगों के बीच चर्चा है कि भी आज ये चुनाव जो बार का है काफी कॉस्टली हो गया है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, काफी महंगा हो गया है, बहुत पैसा खर्च होता है। चुनाव लड़ते हैं वकील, हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और लोग जब पूरी तरह हताश हो जाते हैं, समाज में कोई विकल्प उन्हें नहीं दिखता, तो न्याय की अंतिम उनको किरण दिखाई देती है बार और वकील। तो उनका मानना है कि अब चूंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और अच्छे वकील के पास जाएंगे तो उस पैसे का खर्च कहीं ना कहीं वो वादी से प्रतिवादी से जो लोग जाते हैं उनसे खरीदेंगे, तो इसका मतलब उन पे बर्डन बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं कि एक तरफ तो न्याय में वैसी देरी होती है, दूसरी तरफ यदि पैसा इतना खर्च होगा और हमें पे करना पड़ेगा तो न्याय हमसे और दूर हो जाएगा। तो जो एक खर्चा हो रहा है चुनाव के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा बताइएगा। पहले तो ये है कि आप ये बताइए कौन सा चुनाव है जिसमें खर्च नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, ये बात बिल्कुल अव्यवहारिक है कि भाई खर्च होता है तो क्लाइंट पे बोझ पड़ता है, ये नहीं है। 4 लोग 6 लोग चुनाव लड़ते हैं, 2000 वकील हैं, 1996-95 तो वकील बिना चुनाव के रह गए, तो वो तो फिर फीस का चुनाव लड़ने का कोई लेना नहीं। आप कह रहे कि हर चुनाव पे खर्च होता है, देखिए हर चुनाव को इस चुनाव से थोड़ा कंपेयर हम नहीं कर सकते, वो उन सोशल वेलफेयर की पहली सीढ़ी है और ये अस्तित्व बचाने की अंतिम सीढ़ी है कोर्ट। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, क्योंकि आदमी कोर्ट में तब आता है जब उसके हर विकल्प, हर दरवाजे बंद दिखते हैं, तो वो आखिरी उम्मीद की कण लेकर के वो कोर्ट आता है। मैं बता तो रहा हूँ कि खर्चे का और क्लाइंट की फीस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चुनाव तो 4, 5, 10 लोग ही लड़ते हैं साल में। 2000 वकील हैं, 1990 तो नहीं लड़ते, तो फिर फीस तो 10, मान लिया आपकी बात थोड़ी देर को 10 लोग बढ़ा देंगे, लेकिन पब्लिक की बात मान लेते हैं, लेकिन 1990 तो चुनाव ही ना लड़ रहे साल में, तो वो तो फीस का इसका कोई वो नहीं है। तो सब एक तरह से भ्रम की बात है और तथ्यहीन बात है। चलिए, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि देश के अंदर जो भी चुनाव होता है, बड़ा हो छोटा हो, हर चुनाव में जाति एक फैक्टर बन के उभरती है। वकालत ऐसे वर्ग का पेशा है जिसको समाज का एलीट प्रबुद्ध वर्ग मानते हैं, जहां पर जाति वगैरह ये चीजें छोटी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बार के चुनाव में जाति, गोत्र, धर्म ये भी कोई फैक्टर है क्या? देखो, जहां तक मेरा परसेप्शन है, जाति मेरे हिसाब से यदि हम एडवोकेट हैं तो हमारी जाति है अधिवक्ता। नहीं, इससे ये तो एक सैद्धांतिक बात है, व्यवहारिक बात। मतलब मेरा जो मैंने बोला मेरा परसेप्शन है, जी, मेरा परसेप्शन है कि हमारी जाति है अधिवक्ता और होनी चाहिए। लेकिन किसी कारणों से तरह तरह की बातें होती हैं, लोग करते भी हैं,
लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं इस जातिवाद की उस पे मैं, क्योंकि मैं ऐसी बैकग्राउंड से आया हूं, जो मेरी पृष्ठभूमि है एयरफोर्स, उसमें जातिवाद और ये चीजें, ये सेकेंडरी थर्ड, मैं कह रहा हूँ लास्ट पायदान में भी काउंट नहीं होती। यहाँ पे जो जातिवाद का हुआ है, मैं तो इसका घोर दुश्मन हूं। मैं कभी भी, आप देखेंगे कि मैं जिस जाति से आता हूं, उस जाति से यहाँ पे बहुमत में हैं लोग, और भी दूसरी जातियां हैं, आप जाके पता कर लीजिए, और जातियों में मेरे जो संबंध है, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक वर्ग में, मुझे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे अंदर इस चीज की क्या कोई वो है। मैं तो एज ए कैंडिडेट भी और एक नॉर्मल इंसान भी, मैं जातिवाद का घोर दुश्मन हूं, और मैं जातिवाद पे कोई विश्वास नहीं करता, मैं बिलीव नहीं करता, और इसीलिए पिछले 2 चुनाव जीता हूं मैं, और आज भी। ये तो आपका व्यक्तिगत हो गया, मैं एक कलेक्टिव अप्रोच पूछा हूं। क्या चुनाव में, बार के चुनाव में, एक टू द पॉइंट बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर जाति, धर्म, गोत्र और धर्म संप्रदाय ये चीज रोल प्ले कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। नहीं लगता है, ना लगना, ना करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये आपने बताया। मनोज जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। आप एक प्रबुद्ध संस्था का प्रबुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इस चुनाव में आपका मुकाबला किससे है, किसको आप अपना करीबी प्रतिद्वंदी मानते हैं? मेरा मुकाबला डे 1 से, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। असलियत में जो 3 कैंडिडेट हैं वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मेरा ग्रुप अलग है। मेरे ग्रुप से मैं अकेला कैंडिडेट हूं जो चुनाव लड़ रहा हूं। तो अर्थमेटिक्स तो आप भी जानते हैं कि कहीं भी कि दूर दूर तक किसी से कोई लेना देना नहीं है। 70% में मैं अकेला हूं, 30% में वो तीनों हैं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। बाकी रिजल्ट बता देगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा अगले महीने, ज्यादा दूर तो नहीं है। मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह मैं अधिवक्ता साथियों के साथ खड़ा रहता हूं, और जो भी वकील, जो भी कैंडिडेट वकील साथियों के काम कराएगा, कोई ताकत नहीं है उसको चुनाव से बाहर करने। चलिए, शुभकामनाएं आपको मनोज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, सवाल के हर पहलू को आपने समझ करके जवाब दिया। थैंक यू सो मच। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। हमारी वीडियो के बारे में आपकी यदि कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।